हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रश्मि और आज के इस वीडियो में मैं बीए फर्स्ट ईयर से यूनिट 3 को डिस्कस करूंगी। बीए फर्स्ट ईयर में जो आपका ये पेपर लगा हुआ है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, इस पेपर के यूनिट 3 है जिसमें कुछ प्रोज डिवाइसेस आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, जैसे इमेजरी, टोन, मूड, थीम, सेंटेंस पैटर्न, डिक्शन। इस तरह की जो आपकी कुछ प्रोज डिवाइसेस हैं जो प्रोज राइटिंग्स में यूज होती हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, जो सबसे पहला जो प्रोज डिवाइसेस है वो है हमारा थीम। देखिए, थीम को लगभग सभी जानते हैं कि थीम जो है वो किसी भी राइटिंग का जो सब्जेक्ट मैटर होता है या मेन इशू होता है उसको हम थीम कहते हैं। ठीक है। A theme is a subject matter or the central idea of any book। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि जो थीम है इट इज अ सब्जेक्ट मैटर और द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी बुक। इन लिटरेचर अ थीम इज अ सेंट्रल टॉपिक, सब्जेक्ट और अ मैसेज डेवलप्ड थ्रू आउट द वर्क। यानी अगर हम किसी लिटरेरी वर्क की बात करें तो जो हमारा सेंट्रल टॉपिक होता है यानी मेन टॉपिक जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है उस किसी भी राइटिंग का, मैसेज जो होता है, जो ओवरऑल बुक को कवर करता है, यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू टिल द एंड, जो पूरी बुक में एक ही सब्जेक्ट, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू और एक ही जो मेन इशू है, टॉपिक है, जब वो थ्रू आउट द बुक हम उसको कैरी करते हैं तो उसको हम थीम कहते हैं। It is a unifying idea, image or motive repeated and go through the whole piece of writing। देखिए, इसको हम एक यूनिफाइंग आइडिया भी कह सकते हैं, यानी एक विचार, एक इमेज, एक मोटिव यानी कि एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा इमेज जो पूरी बुक में जिसको हम फॉलो करते हैं। एंड गो थ्रू द होल पीस ऑफ राइटिंग, यानी जो आपकी राइटिंग का जो वर्क जो है आपका, जो भी आप मान लीजिए आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई पोएम पढ़ रहे हैं या फिर कोई ड्रामा आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऑल ओवर बुक में जो एक सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय वस्तु जिसको हम कहते हैं, वो थीम होता है। यानी थीम से हमारा मतलब है विषय वस्तु से। ऑल ओवर बुक में जो एक विषय जिसको लेके राइटर ने कंसर्न करके लिए वो वर्क लिखा है, वो उस सब्जेक्ट की, वो उस वर्क की थीम होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म है इमेजरी। इमेजरी यानी कोई भी जैसे इमेज बनती है, कोई माइंड में हमारे हमेशा एक इमेज रहती है, हम हमेशा सोच के चलते हैं कि ये कुछ इमेजेस हैं, है ना, कुछ फोटोज यानी कुछ आकृतिज होती हैं। इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस used in poetry, novels and other writings that used vivid descriptions that appeals to a reader's senses to create an image or idea in their head। तो जो इमेजरी है ये एक लिटरेरी डिवाइस है, सीधी सी बात है, लिटरेरी डिवाइसेस तो हम पढ़ ही रहे हैं। एंड इट इज यूजुअली यूज्ड इन पोएट्री, नॉवेल्स एंड अदर राइटिंग्स। यानी इसको हम नॉवेल्स में भी यूज करते हैं, पोएट्रीज में भी देखते हैं और अदर राइटिंग्स में भी हम इसको देखते हैं इमेजरी को। और ये है क्या, दैट यूजेस विविड डिस्क्रिप्शन, यानी विविध प्रकार का वर्णन, दैट अपील्स टू अ रीडर सेंसेस, जो कि एक रीडर यानी जो एक जो रीडर है, यानी जो लेखक जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, उसकी जो सेंसेस होती हैं, उसकी जो इंद्रियां होती है, उनको ये जागृत करता है। टू क्रिएट एन इमेज, जिससे उसके दिमाग में एक इमेज, एक आकृति बन जाती है, एक आइडिया बन जाता है उस इमेज को पढ़ने के बाद। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार जैसे आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ट्री के ऊपर आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं कि देयर इज अ ट्री
and it has beautiful flowers, it has beautiful leaves, green leaves, है ना। इस तरह से अगर कोई पोएम आप पढ़ रहे हैं तो उस जिस बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे वो पेड़ के बारे में बता रहा है, तो ऐसा पेड़ आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है, यानी एक इमेज उसकी आपके माइंड में बन जाती है। तो ऐसी इमेजरी होती है, यानी जो राइटर है जब वो कुछ लिखता है तो उसमें बीच बीच में ऐसे डिस्क्रिप्शंस देता है जिसकी वजह से रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है और उसको चीज़ें बहुत ज़्यादा विजुअलाइज होती है, यानी अच्छे से वो समझ जाता है। तो ये हमारी इमेजरी होती है। इन अदर वर्ड्स, यानी आप सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज़ अ स्पीकिंग पिक्चर। ये एक स्पीकिंग पिक्चर की तरह होती है दैट अलाउज राइटर्स टू पेंट अ पिक्चर इन रीडर्स माइंड सो दे कैन मोर इजली इमेजिन अ स्टोरी सिचुएशन। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि जो इमेजरी है वो एक स्पीकिंग पिक्चर की तरह होती है जिसमें लेखक एक पिक्चर यानी एक आकृति, एक चित्रण, राइटर जो लेखक हैं जो रीडर्स हैं उनके दिमाग में एक चित्रण वो तैयार कर देता है, पेंट कर देता है, जिससे उनको बहुत ईजली जो है स्टोरी समझ में आ जाती है और वो सिचुएशन को इमेजिन कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसमें किसी हॉरिफिक या कुछ टेरिफिक उसमें कोई वर्णन किया गया है, तो वो इसी तरह की चीज़ें, जैसे दरवाज़ा जो है वो साएं करके खुलता है धीरे धीरे, लाइटें चली गई हैं, चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हिलने डुलने लगी हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी हैं। तो इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है, इससे जो रीडर होता है उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है, जिससे वो सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो ये हमारा इमेजरी होता है। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेंटेंस पैटर्न। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। द टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू हु इज टेलिंग अ स्टोरी और हु इज नरेटिंग इट। यानी जो हमारी टर्म है पॉइंट ऑफ व्यू, इससे हमारा मतलब है कि कहानी को कौन सुना रहा है या फिर नरेट कौन कर रहा है, यानी सीधे सा मतलब है कि कहानी का वक्ता कौन है। इन अ स्टोरी, यानी कोई भी जो कहानी होती है उसमें विभिन्न तरह के तरीके होते हैं जिससे लेखक कहानी को नरेट करता है रीडर्स को। इन ऑर्डर टू नरेट द स्टोरी अ राइटर यूज वॉइस टू कन्वे द स्टोरी टू अस। यानी जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा लगता है कि देयर इज समवन हु इज टेलिंग अ स्टोरी, दिस स्टोरी टू अस, है ना। आपको लगता है उसको पढ़ने के बाद कि कोई व्यक्ति है जो आपको एक कहानी बता रहा है, सुना रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन नरेटर, सेकंड पर्सन नरेटर एंड थर्ड पर्सन नरेटर। तो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो मतलब है वो कहानीकार से है, यानी लेखक ने एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति चुन रखा है जो हमें कहानी सुना रहा है, बता रहा है। वो फर्स्ट पर्सन में भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन यानी जिस व्यक्ति के विषय में कहानी है वो स्वयं भी अपनी कहानी बता रहा होगा। जैसे जो बायोग्राफी, जितनी भी ऑटोबायोग्राफी होती है, आत्मकथा जितनी भी होती है, उसमें फर्स्ट पर्सन नरेटर यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन यानी व्यक्ति स्वयं के बारे में खुद बात कर रहा होता है। सेकंड पर्सन नरेटर होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब किसी भी कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, तो जब एक कैरेक्टर बाकी के बारे में बात करता है, उनकी कहानी सुनाता है, बताता है, तो वो सेकंड पर्सन नरेटर होता है। एक होता है थर्ड पर्सन नरेटर। थर्ड पर्सन जो है वो ओमनिसेंट होता है। ओमनिसेंट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है लेकिन वो उस कहानी का पात्र नहीं है। जैसे आपने बहुत मूवीज में देखा होगा
कि कोई कहानी जब शुरू होती है तो कोई एक व्यक्ति होता है जो उस कहानी में रोल तो प्ले नहीं कर रहा है, उस मूवी में रोल तो उसका है नहीं, लेकिन वो कहानी सुना रहा है बैकग्राउंड से बैठ के, तो उसको कहते हैं थर्ड पर्सन नरेटर। तो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मतलब है कहानी कहने वाला व्यक्ति, कि वो किस हिसाब से कहानी हमको सुना रहा है। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस पैटर्न। देखिए सेंटेंस पैटर्न इस टर्म को समझ के पढ़ के ही हमें समझ आ रहा है कि सेंटेंस पैटर्न से हमारा मतलब वाक्यों को एक व्यवस्थित रूप से लगाने से है। यानी जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, जब आप उसको एक सिस्टेमैटिक फॉर्म्स में लिखते हैं, पैटर्न वाइज लिखते हैं, तो वो सेंटेंस पैटर्न होता है। सेंटेंस पैटर्न सिंपली मीन्स a set of words expressing a statement। यानी सेंटेंस पैटर्न से सरल शब्दों में इससे मतलब हमारा सेट ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों को एक व्यवस्थित रूप में लगाना जिससे कि एक आइडिया, एक स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्रेस हो। इट इज एन ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये एक ऑर्डर है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है इन ए प्रॉपर वे, यानी एक सुव्यवस्थित तरीके से जब शब्दों को हम एक सेंटेंस में लगाते हैं, पिरोते हैं, जिससे विच एक्सप्रेसेस अ मीनिंग इन ए सेंटेंस, जिससे एक अर्थ, प्रॉपर अर्थ निकल के आता है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सारे शब्द हैं वो एक व्यवस्थित रूप में लगे हुए हैं, तो ये हमारा सेंटेंस पैटर्न कहलाता है। इन रिटन इंग्लिश सेंटेंस बिगिंस विद ए स्पेशल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा। जब भी आप कोई इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं तो वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। सीधी सी बात है, जब भी कोई सेंटेंस आप देखेंगे या लिखेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और एक फुल स्टॉप या फिर कोमा के साथ वो, या क्वेश्चन मार्क के साथ वो, कोमा से तो खैर कंटिन्यू रहता है, लेकिन फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के साथ वो समाप्त होता है। यानी ये एक तरीका है सेंटेंस को सही तरीके से लिखने का। देयर आर 4 सेंटेंस पैटर्न्स इन इंग्लिश राइटिंग, जैसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोथ। आपने ग्रामर में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास 4 तरह के सेंटेंस पैटर्न होते हैं इंग्लिश में, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी दोनों का मिश्रण। नेक्स्ट हमारा टर्म है टोन और मूड। तो समझते हैं टोन और मूड क्या होता है। टोन इज बेसिकली हाउ द ऑथर फील्स टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। देखिए कितना सही ये लाइन लिखी हुई है कि जो टोन है, इट इज बेसिकली हाउ द ऑथर फील्स टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। यानी जब आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई आप नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है पढ़ने के बाद। एज आई ए रिचर्ड्स डिफाइन टोन, यानी आई ए रिचर्ड ये एक बहुत फेमस क्रिटिक है, उन्होंने टोन को डिफाइन करते हुए लिखा है, द एक्सप्रेशन ऑफ अ लिटरेरी स्पीकर्स एटीट्यूड टू हिज लिसनर। यानी जो एक लिटरेरी स्पीकर है उसका एक्सप्रेशन होता है ये टू हिज लिसनर, उसके जो सुनने वाले व्यक्ति हैं, यानी जो व्यक्ति सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद कैसा फील आ रहा है, कैसा उसको लग रहा है। द टोन ऑफ अ स्टोरी कुड बी फॉर्मल और इंटीमेट, क्रिटिकल और अप्रूविंग, एरोगेंट और प्लेफुल, एंग्री और लविंग। जो टोन है किसी भी कहानी की, वो फॉर्मल भी हो सकती है, औपचारिक भी हो सकती है और इंटीमेट भी हो सकती है। यानी इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल मुझसे सिमिलर कर रही है, मतलब ये तो मेरी कहानी है, या मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी तो बात करता हूँ।
क्रिटिकल और अप्रूविंग भी हो सकती है, यानी इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई किसी की आलोचना कर रहा है, या ये भी लग सकता है कि कोई व्यक्ति किसी को बहुत अप्रूव कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। एरोगेंट और प्लेफुल भी हो सकती है। एंग्री और लविंग भी हो सकती है। जो टोन है यानी वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। बेसिकली आपको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ये रियलाइज होता है कि जो टोन है वो, मतलब वो उसको पढ़ने के बाद कि आपको कैसा फील हो रहा है, कि उसमें व्यक्ति किसी की आलोचना कर रहा है, या फिर वो कोई लव स्टोरी है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा सोरो दिखाया हुआ है। जैसे आप कोई किसी व्यक्ति की जैसे डेथ के ऊपर एलेजी पोएम जो होती हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि वो जो लेखक है वो बहुत दुखी है और तब उसने ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो उसका जो मूड होगा वो सोरोफुल होगा, टोन जो है वो सोरोफुल होगी। फिर इसके बाद हम बात करें मूड की। एंड द मूड इज हाउ वी फील व्हेन रीडिंग द स्टोरी। ठीक है, टोन से हमारा मतलब है कि ऑथर क्या फील कर रहा है जब वो लिख रहा है, और मूड से हमारा मतलब है कि हम क्या फील कर रहे हैं, यानी जो लीडर है, जो रीडर है, जो लिसनर है, वो क्या फील कर रहा है जब वो कहानी या कविता या उपन्यास पढ़ रहा है। इट इज आवर रिएक्शन टू द एटमोस्फेयर डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर। यानी जो मूड है वो हमारा रिएक्शन होता है, हमारी प्रतिक्रिया होती है जो उस ऑथर ने लिखा है, वर्णन किया है। द मूड ऑफ अ स्टोरी इज द फीलिंग। यानी जो मूड है वो एक फीलिंग है, आइडेंटिफाइड विद और कन्वेड टू द रीडर। यानी जो रीडर को कन्वे की जाती है वाइल रीडिंग द स्टोरी, जब वो कहानी पढ़ रहे हैं। बेसिकली जब आप कहानी पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या रिएक्शन है उसके लिए। इट कुड बी एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम मिस्टीरियस, डार्क, ग्लूमी, हैप्पी, एक्साइटिंग। यानी जो मूड है वो आपका मिस्टीरियस भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी भी हो सकता है, आप हैप्पी भी फील कर सकते हैं, और आप बहुत एक्साइटिंग भी फील कर सकते हैं। जैसे कुछ जो थ्रिलर्स नॉवेल्स होते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा एक मिस्ट्री बनी होती है ऑल ओवर बुक में कि आगे क्या हुआ। या मान लीजिए कोई मर्डर मिस्ट्री है तो आप के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर मर्डरर कौन है। ठीक है, इस तरीके से। और एक्साइटेड भी होते हैं कि जानने के लिए कि आखिर इसका रियल मर्डरर कौन है। डिक्शन, डिक्शन और स्टाइल। डिक्शन क्या है? Diction is defined as the style of written words as determined by word choice। यानी जो डिक्शन है उसको हम स्टाइल भी कहते हैं, जिसमें शब्दों को चयनित किया जाता है बाय द ऑथर। जब वो कोई राइटिंग करते हैं, मतलब जब भी वो कुछ लिखते हैं, तो कौन से शब्द उस सब्जेक्ट मैटर को सूट करेंगे या उनको कैसे अरेंज करना है, वो सारा डिक्शन में ही आता है। या उसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज़ करनी है, जैसे इमेजरी यूज़ करना है, मीटर यूज़ करना है, रिदम यूज़ करना है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब डिक्शन में आता है। गुड डिक्शन इंक्लूड्स using the appropriate words to express ideas, words that are formatted in appropriate context। जो गुड डिक्शन है यानी अच्छी जो डिक्शन, जिसको अच्छी शैली हम जिसको कह सकते हैं, उसमें शब्दों की उपयुक्तता, आइडियाज यानी विचार, और जो शब्द हैं वो एक उपयुक्त कॉन्टेक्स्ट में लगे होते हैं, यानी एक उपयुक्त तरीके से, अच्छे तरीके से जो है व्यवस्थित होते हैं। अच्छी शैली उसको मानी जाती है जिसमें शब्द बहुत तरीके से और शब्दों का चयन बहुत सब्जेक्ट वाइज होता है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस पैटर्न दैट कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग। यानी दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जो डिक्शन है, जो शैली है, यानी ये शब्दों का संगठन है, शब्दों का व्यवस्थितीकरण है, जिससे
एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है। तो डिक्शन से बेसिकली हमारा मतलब स्टाइल से होता है, शैली, किसी भी लेखन को लिखने की जो हमारी शैली होती है उसको हम डिक्शन कहते हैं। जैसे हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, ऐसे ही भावपूर्ण शैली और बहुत तरह की विभिन्न प्रकार की शैलियाँ होती हैं। ऐसे इंग्लिश में डिक्शन होता है जिसमें मीटर होते हैं, सिलेबल होते हैं, सेंटेंस पैटर्न जो है वो एक व्यवस्थित तरीके का होता है, और रिदम होती है, राइम स्कीम होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो शैली में ही आती है, यानी कि एक प्रॉपर स्टाइल होता है। टाइप्स ऑफ डिक्शन की हम बात करें तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डिक्शन: फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्लैंग एंड कलिक्वल। फॉर्मल यानी औपचारिक डिक्शन, जैसे मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, आप कोई मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वो फॉर्मल डिक्शन में आता है, यानी औपचारिक शैली। इसके बाद है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, जैसे आपके घर में कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, किसी की शादी है और आप अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इनफॉर्मल डिक्शन का यूज़ करते हैं। स्लैंग क्या होता है? स्लैंग मीन्स होता है वैसे किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो कुछ शब्द होते हैं, जो कुछ बोलियां होती हैं, जब आप उनके थ्रू बात करते हैं, लिखते हैं, उन शब्दों को आप यूज़ करते हैं, तो वो स्लैंग डिक्शन में आता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई बिहार की साइड से है और वो अपने किसी दोस्त को इनवाइट कर रहा है, तो बिहार में कुछ शब्द जो यूज़ किए जाते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स जो यूज़ होते हैं, वो उनको अपनी राइटिंग में यूज़ कर रहा है, तो वो स्लैंग डिक्शन में आएगा। स्लैंग यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या शब्द। और कॉलिक्वल मतलब होता है सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, यानी एकदम सरल शब्दों में जब कोई बात हम कहते हैं, लिखते हैं, तो वो कॉलिक्वल डिक्शन में आता है। तो इस तरीके से जो डिक्शन है, जो स्टाइल है, वो 4 प्रकार का होता है जो मैंने यहाँ पे आपका नरेट किया है: फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्लैंग और कॉलिक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने कुछ 4-6 टॉपिक कवर किए हैं, और ये पार्ट 1 था, क्योंकि इसमें और भी आपकी यूनिट 3 में और भी प्रोस डिवाइसेस हैं जिनको मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरा जो चैनल है इंग्लिश विद रश्मि, उस पर मैंने और भी बीए 3rd सेमेस्टर, बीए 5th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर सबके वीडियोस उस पर मैंने डाले हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू देयर एंड आप उनको शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।